हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जसप्रीत सिंह। हम इस टॉपिक में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक टॉपिक करने जा रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। इसका हमने पहला पार्ट जो है पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था। अब ये उसका दूसरा पार्ट है। इसमें हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की कुछ कॉम्प्लिकेटेड आइटम्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया वो दिया है। तो अभी हम करेंगे इनकी आइटम्स को अलग अलग से स्टडी। पहला है डिस्काउंट रिसीव्ड और अलाउड। बिज़नेस में जो है ये आम बात है कि कंपनी को या बिज़नेस में जो सोल प्रोप्राइटर है उसे डिस्काउंट मिलता भी रहता है और उसे डिस्काउंट अलाउ भी करना होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट जब कंपनी अलाउ करती है या सोल प्रोप्राइटर अलाउ करता है तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। सिर्फ कैश डिस्काउंट को ही जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लेफ़्ट साइड में जो है डाला जाता है, उसको डेबिट किया जाता है। और अगर कंपनी को डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो ये एक तरह का कंपनी का गेन है जिसे कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की लेफ़्ट साइड में डाल देगी बाय डिस्काउंट रिसीव। सेकंड है रीबेट। अगर कोई कस्टमर किसी साल आपसे एक निश्चित सीमा से ज़्यादा खरीदारी करता है तो आप उनको कुछ रीबेट देते हो, कुछ उनको छूट देते हो। तो ये कंपनी का एक खर्चा है और कंपनी इसे साल के अंत में अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेफ़्ट साइड शो कर सकती है। थर्ड है बैड डेट। उधार की गई बिक्री का वो पोर्शन जिन पे पैसा कंपनी को मिलने वाला नहीं है उसे बैड डेट्स बोला जाता है। तो क्योंकि इनकी रिकवरी फ्यूचर में नहीं होंगी तो ये एक तरह का कंपनी का लॉस है या खर्चा है। तो इसे कंपनी जो है या सोल प्रोप्राइटर है वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड मतलब लेफ़्ट साइड में डाल देगा। बट जब अगर फ्यूचर में ये मरे हुए कर्जे आपको रिकवर हो जाएं तो ये बैड डेट रिकवर अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। मतलब बैड डेट रिकवर की राइट साइड में आप इनको डाल देते हो। मतलब ये एक तरह का आपका गेन होता है एंड शोन एज गेन इन पीएल अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इसे एज ए गेन भी शो कर सकते हो, तब आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की राइट साइड में जो है वो पोस्ट करोगे। नेक्स्ट है एक्रूड एक्सपेंसेस। तो जो भी एक्सपेंस एक्रूड था उसके आउटस्टैंडिंग अमाउंट को जो है डिडक्ट कर लो, जितना टोटल एक्सपेंस है। मेरे कहने का मतलब है मान लो आपकी बिल्डिंग का रेंट एक मंथ का जो था वो 2000 था, आपने पिछले साल 11 महीने का पे किया और 1 महीने का भी पेंडिंग है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप 2000 गुना 12 करके पहले आप 24,000 डालो, 24,000 में से लेस कर दो जितना अभी आपका पेंडिंग है। जितना पेंडिंग है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो मतलब आप 2000 को 24,000 में से लेस कर दो, 22,000 मतलब डल गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए खर्चा, और जो 2000 बचा वो जाएगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सेकंड है आपका एक्रूड इनकम्स। तो मान लो कंपनी को इनकम जो है रेगुलरली मिलती है बट किसी एक मंथ की एक्रू तो हो गई है, मतलब पैदा तो हो चुकी है बट अभी कंपनी को या सोल प्रोप्राइटर को मिली नहीं है। तो इसका ट्रीटमेंट भी सेम टू सेम होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वही रेंट की। मान लो कंपनी ने कोई अपनी प्रॉपर्टी या प्रोप्राइटर ने अपनी किसी प्रॉपर्टी को किराए पे दिया है जिसका 2000 ही किराया उसे मिलता है। पिछले साल उसे 11 महीनों का किराया मिल गया, 1 महीने का पेंडिंग है,
एक महीने का पर मंथ जो किराया है वो 2000 था। तो कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 22,000 डाल ले। 22,000 कैसे आया? 11,000, 11 गुना 2000, 11 मंथ और 2000 पर मंथ। 22,000 आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चल गया और जो आपका 2000 बचा वो आपका जो है एक्रूड इनकम है, जिसे आप एसेट साइड में डालोगे बैलेंस शीट में। थर्ड है आपका कैरी फॉरवर्ड ऑफ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मान लो आपको कोई इनकम एडवांस में मिली है, तो जब आपको वो पूरी अमाउंट उस ट्रांजैक्शन की मिलेगी तो उसमें से आप उस एडवांस मनी को डिडक्ट कर देना, इसका इतना ही ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट है कैरी फॉरवर्ड ऑफ एक्सपेंस पेड इन एडवांस। तो जो आपने एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिए तो इसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से उसी एक्सपेंस के टोटल में से लेस कर दो और इसे आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में पोस्ट कर दो एज प्रीपेड एक्सपेंस। सो मेरे कहने का मतलब है कि जो आपने खर्चे एडवांस में पे कर दिए इसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मत डालो, बल्कि बैलेंस शीट में एसेट साइड की ओर डाल दो और इस एक्सपेंस का नाम होगा प्रीपेड एक्सपेंस। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ इन्वेंट्री फॉर द पर्पज ऑफ पोस्टिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टेक द ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन्वेंट्री का ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले आप ओपनिंग इन्वेंट्री को डालो। इसमें से उस साल जितना आपने उस इन्वेंट्री के लिए खर्चा किया उसे ऐड करो और लेस कर दो उसका क्लोजिंग बैलेंस। तो नेक्स्ट है आपका प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। इफ़ द मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग that some of the debtors will not pay their dues, then the amount of such expected loss is deducted from profit of that year and debited to PL account। तो जो प्रोपराइटर है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंटिटी है वो गुड्स को उधार भी बेचती है। तो प्रोपराइटर को जब बिजनेस में पता होता है कि कौन सा कस्टमर है या कितना आपका जो उधार है वो डाउटफुल है, मतलब आपको लगता है कि इतना आपके टोटल क्रेडिट सेल का इतना पार्ट आपको रिकवर नहीं होगा, तो ये आपका फ्यूचर में लॉस हो सकता है, मतलब हुआ नहीं है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो कि अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा काट लो जितना आपका एक्सपेक्टेड लॉस बनता है। तो जितना आपने काटना है उसके लिए आप लिखो, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड मतलब लेफ्ट साइड में टू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के नाम से उतनी अमाउंट डिडक्ट कर लो। और जो इसका प्रोविज़न फॉर बैड डेट का बैलेंस होता है इसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है। एग्जांपल मैंने दी है, जो प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट है 1 जनवरी 2018 को 50,000 की थी। टोटल क्रेडिट सेल जो है 15 लाख की है एंड 1 लाख टर्न बैड। 15 लाख की क्रेडिट सेल कंपनी ने या प्रोपराइटर ने की, जिसमें से 1 लाख जो था उसका कर्जा डूब गया। 1 लाख के रुपया जो है उसे मिलने वाला नहीं है। उसने साल के अंत में अपने प्रॉफिट का 5% जो है अपनी क्रेडिट सेल का 5% जो है वो प्रोविज़न के तौर पे रख लिया। तो इसका सल्यूशन होगा कि साल के शुरू में आपकी जितनी प्रोविज़न है 50,000 है, इसमें से लेस कर दो जो उस साल के डूबे हुए कर्जे हैं, मतलब बैड डेट 1 लाख हैं। जो बैलेंस आया उसमें आप करंट ईयर की प्रोविज़न को ऐड कर दो। अब करंट ईयर की क्रेडिट सेल 14 लाख है ना कि 15 लाख, क्योंकि 1 लाख तो मर चुका है। तो 15 लाख का 5% निकाला 70,000 और
इन दोनों का टोटल 50,000 प्लस 70,000 इज इक्वल टू 1,20,000। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। If company suppose that it can lose certain amount of gain, it can if it provides certain amount of discount to debtors। तो अगर कंपनी ने अपनी उधार सेल की है और उसे लगता है कि उसे कुल उधार सेल का कुछ हिस्सा जो है वो छोड़ना पड़ेगा एज ए डिस्काउंट, तो ये भी कंपनी का एक एक्सपेक्टेड लॉस है। तो इस लॉस से बचने के लिए भी वो प्रोविज़न का ही सहारा लेगी। प्रोविज़न का मतलब कि प्रॉफिट में से उतना हिस्सा वो बचा कर रख लेगी। बट इसमें आपने ये बात ध्यान रखनी है कि आप पहले टोटल डेटर्स में से बैड डेट को, प्रोविज़न फॉर बैड डेट को डिडक्ट करो, जो बैलेंस आया उसी में ही आप प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट को लेस कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आपने इसलिए एक तरफ रखा क्योंकि आपकी जो एसेट है उसकी वैल्यू में डिक्रीज़ हो गया, तो ये आपका एक्सपेक्टेड लॉस है। तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले आप उस एसेट में से उतना हिस्सा डिडक्ट कर दो और जितना हिस्सा आपने डिडक्ट किया है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की लेफ़्ट साइड में डाल दो। ये आपका एक एक्सपेक्टेड लॉस है, तो इसे आप लिखोगे टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री। हो सकता है कि कंपनी की जो इन्वेंट्री है, स्टॉक है, गुड्स हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो या फिर फिनिश्ड गुड्स का हो, तो उसमें उसका लॉस हो जाए। लॉस कैसे हो जाए? या तो फायर से या चोरी होने से या एक्सीडेंट से। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि उस साल जितना आपने स्टॉक ख़रीदा उसमें से जितना आपका स्टॉक ख़राब हो गया, चाहे वो फायर की वजह से हो, चाहे चोरी की वजह से हो, एक्सीडेंट की वजह से हो, उसमें से लेस कर दो। और अगर आपने उस स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया हुआ था और आपको इंश्योरेंस कंपनी से कुछ मनी मिली है, तो जब तक मनी नहीं मिलती तब तक आप इंश्योरेंस कंपनी को एसेट साइड में जो है बैलेंस शीट की वहाँ पे शो करोगे। तो जो पोर्शन रिकवर नहीं हुआ वो जो है वो कंपनी का लॉस है और उस लॉस को कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखा सकती है। नेक्स्ट है गुड्स सेंट फॉर अप्रूवल। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी अपने कस्टमर्स को गुड्स पहले सेंड कर भेजती है। अगर उनको पसंद आई तो वो उनको ख़रीद लेंगे, अगर नहीं आई तो वो आपको वापस कर देंगे। तो इस केस में जब आपने गुड्स को भेजा है तो आप इसे एक्चुअल सेल नहीं मान सकते, आप इसे ट्रेड रिसीवेबल मानो। अगर फ्यूचर में वो कस्टमर उन गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता है फिर आप उसे सेल मानो। बट अगर साल के अंत तक आपने गुड्स को भी भेजा है और कस्टमर का रिएक्शन नहीं आया तो आप उन गुड्स को अपनी इन्वेंट्री में ही लिखो एट देयर कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट है व्हेन गुड्स यूज्ड अदर देन सेल्स। कई बार आप अपने द्वारा मैन्युफैक्चर की गई गुड्स को सेल के अलावा किसी और तरीके से भी ट्रांसफ़र करते हो, जैसे कि आपने डोनेट कर दी कुछ गुड्स को, या फिर प्रोपराइटर जो है वो अपने घर को ले गया फॉर देयर पर्सनल यूज़, या फिर आपने फ्री सैंपल भेजे हैं। तो इस केस में आप टोटल परचेज में से जितना आपने डोनेट किया गुड्स को, या जितनी प्रोपराइटर्स ले गया, या फिर जितने के आपने फ्री सैंपल्स दिए उसको लेस कर दो। बैलेंस अमाउंट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में शो कर दो। नेक्स्ट आपकी बैलेंस शीट है जिसके बारे में आपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। तो इसकी कुछ आइटम्स के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले टेंजिबल फिक्स एसेट्स।
वो एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, जिसको बिजनेस में काफ़ी लंबे समय तक यूज़ किया जाता रहेगा। ये जो एसेट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग में मदद करेंगी, जैसे कि मशीनें, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, व्हीकल्स, ये सभी की सभी फिक्स एसेट्स हैं। नेक्स्ट है इंटेंजिबल एसेट्स। अच्छा, ये वो एसेट्स हैं जिनको आप ना तो देख सकते हो ना टच कर सकते हो, मतलब इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। ये एक तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। ये गुडविल हो सकती है, पेटेंट राइट हो सकते हैं, कॉपीराइट हो सकते हैं, ट्रेडमार्क हो सकते हैं या डिज़ाइंस हो सकते हैं, ब्रांड नेम हो सकता है। तो नेक्स्ट है आपका करंट एसेट्स। ये वो एसेट्स हैं जिनको आप वो बिल्कुल शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि आपका जो बैंक बैलेंस है, आप कभी भी उनको कैश करवा सकते हो। आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है इन्वेंट्री का, आप उसे भी कैश करवा सकते हो। मतलब करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनको आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है करंट लायबिलिटीज़। वो देनदारियाँ, वो लायबिलिटीज़ जो बिजनेस एंटिटी ने शॉर्ट पीरियड में पे करनी है, जैसे बिल्स पे करने हैं, ठीक है, या फिर क्रेडिटर्स को पे करना है जिनसे उधार माल उन्होंने ख़रीदा था, तो इनकी पेमेंट शॉर्ट पीरियड में करनी है। ये दोनों चीज़ें जो है करंट लायबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। ये कंपनी की लंबे समय की फाइनेंशियल ओब्लिगेशंस होती हैं, मतलब ये वो देनदारियाँ हैं जो बिजनेस में लंबे पीरियड में जो है वो पे करनी है। नेक्स्ट है प्रोविज़न। इसके बारे में हमने पीछे भी पढ़ा है कि प्रॉफिट का वो हिस्सा जो बिजनेस में इसलिए एक तरफ निकाला गया ताकि एक्सपेक्टेड लॉस को रिकवर किया जा सके, या एक्सपेक्टेड लायबिलिटी जो फ्यूचर में अराइज होगी उससे बचा जा सके। इन प्रोविज़न का जो है हम एस्टीमेट के आधार पे मेज़र इसका करते हैं, और इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाते हैं, जितना आपने करंट ईयर बनाया, और इसका प्रोविज़न का टोटल बैलेंस आप दिखाते हो बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है रिजर्व्स एंड रिटेन अर्निंग्स। दीज आर द अपॉर्चनमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट। प्रोविज़न और नेट प्रॉफिट, प्रोविज़न और रिजर्व में डिफरेंस यही है कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले आप ग्रोस प्रॉफिट में से प्रोविज़न को डिडक्ट कर देते हो, बट रिज़र्व को आप जब आपका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है तो आप नेट प्रॉफिट को अलग अलग फंड्स में ट्रांसफ़र करते हो, अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हो, ताकि कंपनी के जो प्रोपराइटर के या बिज़नेस की फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया जा सके, जो बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके, और अगर फ्यूचर में डिविडेंड पेमेंट करनी हो, कंपनी ने अपना एक्सपेंशन करना हो, या अपनी कंटिजेंसी को पूरा करना हो, लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना हो, नई इन्वेस्टमेंट मतलब नई मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग खरीदनी हो, तो कंपनी इन्हीं रिजर्व्स को जो है वो यूज़ करती है। तो ये था आपका लेक्चर। इसके लिए जो रेफरेंस है, आप ज़्यादा जानकारी के लिए ICAI के नोट्स पढ़ सकते हो, या फिर कल्याणी पब्लिशर को पढ़ सकते हो। सो थैंक यू सो मच।